A very warm welcome to everyone. आज के सेशन में we will be understanding the basics of the constitution. इस सेशन में we will not be covering about the articles. We will not be talking about the provisions, nor we will be talking about the schedules. We will be just concerning about the constitution and why constitution को supreme law of the land कहते हैं. Why constitution is called, you must have heard the term organic law. So why constitution is called an organic law? Why constitution is called a supreme law of the land? Just merely I said that constitution is supreme law of the land. तो आपको मान के नहीं बैठना है. You have to question it. You have to question it why it is called the supreme law of the land. You have to think about it. So that's why this session we will be discussing about the mere basic facts कि हम लोग सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक लॉ क्यों कहते हैं एंड वाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is, or we can say, enjoys a special legal sanctity over all other laws. Why it is so? सबसे पहले आप लोगों ने बहुत बार लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा. लक्ष्मीकांत में ये वर्ड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बहुत बार मेंशन किया गया है, बट मोस्ट ऑफ दिस एस्पिरेंट्स व्हाट दे डू नॉट क्वेश्चन इट कि why it is called the supreme law of the land. Is there any specific reason for calling it supreme law of the land? सबसे पहले बात करते हैं what is law. लॉ आखिर होता क्या है, या फिर मैं बोलूँ कि लॉ ऑफ द लैंड क्या होता है. व्हाट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड. सुप्रीम वर्ड अभी हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं. जस्ट फोकस ऑन द लॉ ऑफ द लैंड. व्हाट इज़ लॉ ऑफ द लैंड. लॉ ऑफ द लैंड वो सारे के सारे लॉज को कहा जाता है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में, उस कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प होती है, या फिर उस कंट्री को रन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी लगता है उसके लिए जो लॉज हैं, दैट लॉज आर कॉल्ड द लॉ ऑफ द लैंड. ऑल दोज लॉज which are used for the administration of the country, and those laws collectively called the law of the land. तो law of the land में क्या क्या आता है. law of the land में सबसे पहले तो constitution खुद आता है. constitution is also called the law of the land because constitution के सारे laws जो है वो administration में help करते हैं. दूसरी चीज़, all these statutory laws. what are the statutory laws? statutory laws होते क्या हैं. so laws which are made by higher legislature. higher legislature का मतलब क्या है. higher legislature का मतलब है all those laws which are made by the either parliament or all those laws which are either made by the state legislature. तो कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट या कोई भी लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, दैट वी कॉल ए स्टैट्यूटरी लॉ. जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी विच इज़ नाउ रिप्लेस्ड बाय बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता. अर्लियर इट वाज आईपीसी, है ना. इसके अलावा बहुत सारे लॉज जो हैं वो, बहुत सारे एक्ट्स पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर में उस स्टेट्स के लिए बहुत सारे एक्ट्स बनाए जाते हैं. सो दिस आर कॉल्ड द स्टैट्यूटरी लॉज. थर्ड थिंग इज व्हाट आर द लॉ ऑफ द लैंड, अदर लॉ ऑफ द लैंड. सो ऑर्डिनेंसेस. ऑर्डिनेंसेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर द लॉ ऑफ द लैंड, बट ऑर्डिनेंसेस की खास बात यह है कि ये लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाया जाता है ना. दीज आर मेड बाय द एग्जीक्यूटिव. तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में आपने पढ़ा था कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. एंड हमने ये भी देखा था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, व्हाट आर द रोल्स. इन तीनों के रोल्स को सेपरेट किया गया है. देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. वाई? ताकि एक व्यक्ति या फिर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पास सारा का सारा पावर ना आ जाए. सो दैट्स वाई लेजिस्लेचर हैज सेपरेट रूल्स. लेजिस्लेचर डील्स विथ लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव डील्स विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ, एंड जुडिशरी डील्स विद द जस्टिस. एंड सेकेंडली जुडिशरी ये भी देखती है कि द लॉज विच आर मेड बाय द लेजिस्लेचर आर फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. ठीक है. सो ऑर्डिनेंसेस आर मेड बाय द एग्जीक्यूटिव. नाउ आई जस्ट सेड कि लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, बट वाई एग्जीक्यूटिव आर मेकिंग द लॉ. होता क्या है कि पार्लियामेंट हर टाइम सेशन में होती नहीं है. पार्लियामेंट रिमेन्स इन द सेशन फॉर 3 टाइम्स इन द ईयर. सो मोस्ट प्रोबेबली पार्लियामेंट जो है वो हर महीने सेशन में नहीं होती है. सो एट दैट टाइम इफ समथिंग इज रिक्वायर्ड, समथिंग इमरजेंसी कम्स, सो एग्जीक्यूटिव खुद व खुद जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, बट इट इज़ टेम्पररी. It is not permanent in nature. These statutory laws are permanent in nature. These are permanent.
है ना, ये सब परमानेंट होते हैं, बट दीज आर नॉट परमानेंट, दीज आर टेम्पररी, ओनली वैलिड फॉर 6 वीक्स। 6 वीक्स पार्लियामेंट के, जैसे ही पार्लियामेंट समन होता है 6 वीक्स तक ये लॉ वैलिड होता है और पार्लियामेंट में उस ऑर्डिनेंस को पास करवाना पड़ता है, देन इट विल बिकम द लॉ। ठीक है। फोर्थ इज जुडिशियल डिसीजंस। सो मैनी अ टाइम्स जुडिशरी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, जुडिशियल डिसीजंस दैट मीन्स जजमेंट मेड बाय द हायर कोर्ट्स। हायर कोर्ट्स मीन्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनके हिसाब से नए लॉज जुडिशरी बनाता है। बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं जिनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट खुद व खुद जो है कुछ ऐसे लॉज बनाते हैं जो कि उस सोसाइटी के लिए या फिर उस टाइम पीरियड के लिए ज़रूरी होता है। दैट इज़ कॉल्ड इज जुडिशियल डिसीजन। सो जुडिशरी हैज़ ऑल्सो द पावर टू मेक द लॉज। ठीक है, बट जुडिशरी जो है वो अपना दायरा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती है। जुडिशियल ओवर रीच बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत बार इस पर डिबेट भी होता है, मीन्स में इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग डिबेट करते हैं। डिबेट मीन्स इन द सेंस कि वी विल बी डूइंग द criticism of judicial overreach। ठीक है। So judicial decisions are the laws made by the or judiciary or judgments made by the Supreme Court and High Court। ठीक है। Fifth is all the applicable provisions of international laws, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाए जाते हैं, बट वी फॉलो देम in our country and that provision of the international law will be considered under the law of the land। ठीक है। Now next thing is we can say bylaws also are considered under the law of the land। Bylaws, so what are bylaws? Bylaws are the laws which are made by the panchayat and municipalities, panchayats and municipalities। So bylaws are the laws made by the lower legislature, so we can say कि the grassroots level of the democracy, panchayats and municipalities, these are called bylaws। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स, जैसे कोविड में मास्क पहनना, इट वाज मेड कंपलसरी। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन निकाल दिया दैट एवरीवन शुड वियर द मास्क। सो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, रूल्स, रेगुलेशंस, है ना, दीज आर ऑल्सो अंडर द लॉ, कंसिडर अंडर द लॉ ऑफ द लैंड। इसके अलावा डायरेक्ट ऑर्डर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वेरी मच, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। दीज थिंग्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट इशू करता है, एंड वन थिंग टू रिमेंबर, ये सारे के सारे जो रूल्स, नोटिफिकेशंस, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, ये बनाता कौन है? दिस इज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेचर का काम नहीं है ये, दीज आर मेड बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर द लॉ ऑफ द लैंड। एंड पर्सनल लॉज, what are personal laws? So personal laws are the laws which govern 4 things। 4 चीज़ों को ये govern करता है। This governs 4 issues। First of all marriage, ठीक है। Second thing is divorce। Third thing is the inheritance of property, and fourth one is adoption of children। ये 4 चीज़ों, ये 4 इश्यूज़ के ऊपर, ये 4 इश्यूज़ को अगर कोई गवर्न करता है तो वो है पर्सनल लॉज। ठीक है। सो हिंदू, मुस्लिम, सारे के सारे रिलीजन के अपने लॉज होते हैं, एंड दीज लॉज मेनली गवर्न मैरिज, डाइवोर्स कैसे होगा, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस किस तरह से होगा, एंड चिल्ड्रन की एडॉप्शन इन केस ऑफ अगर चिल्ड्रन अनाथ हो जाए या फिर एक पेरेंट ना रहे या फिर डाइवोर्स हो जाए, उस केस में अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन कैसे होगा। ये सारी चीज़ें जो है ये पर्सनल लॉज के अंडर आती हैं। ठीक है। एंड द वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज ऑल दीज लॉज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टिल रूल्स, नोटिफिकेशंस, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, all these laws up till number 7, all these law of the land are made by the state institutions। स्टेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाए जाते हैं। स्टेट इंस्टीट्यूशंस मीन्स बेसिकली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। बट दिस वन, नंबर 8, दिस इज स्पेशली
made by the non-state institutions. Non-state institutions, ठीक है. लेकिन फॉर एग्जांपल रिलीजियस कम्युनिटी, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक इस्लाम रिलीजन के लिए मैरिज डाइवोर्स किस तरह से होगा, दैट विल बी मेड बाय द उलेमा और काजी और बेसिकली द पीपल बिलोंगिंग टू दैट रिलीजन पर्टिकुलरली, ठीक है. तो रिलीजियस कम्युनिटी ये डिसाइड करती है, ना कि गवर्नमेंट. गवर्नमेंट मीन्स स्टेट इंस्टीट्यूशंस. सो दीज आर मेड बाय द नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस लाइक रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है. सो यहाँ पर हमने देखा कि लॉ ऑफ द लैंड में क्या क्या आता है. तो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन है एक लॉ ऑफ द लैंड में, ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी लॉज, ऑर्डिनेंसेस, जुडिशियल डिसीजंस, इंटरनेशनल लॉज, बाई लॉज, rules, notifications, regulations, orders and personal laws. Now the most important fact कि when we say supreme law, now you can easily guess why constitution is called the supreme law. So when we say supreme law, it means it is the highest law of the country. It is the highest law in the country. And the most important fact that no other law आर हायर देन इट. कॉन्स्टिट्यूशन से ऊंचा कोई भी लॉ नहीं है. इसका मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बातें लिखी गई हैं जो कि स्टैट्यूटरी लॉ को वॉइड कर रहा है, सो कॉन्स्टिट्यूशन विल रिमेन द सेम बट द लॉ हैव टू बी चेंज्ड. हेंस एनी अदर लॉ कांट ओवरराइड द सुप्रीम लॉ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. समझ में आया? एंड दैट्स व्हाई वी कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. Now that's why supreme law of the land कहते हैं. So the constitution is the highest law in the country, meaning no other law can supersede it. And this concept ensures a structured legal hierarchy and maintains governance integrity across the levels. ठीक है. So now talking about the next thing, that is constitution as organic law of the land. Now we have dealt with the constitution as supreme law of the land. तो ये हमने समझ लिया कि supreme law of the land भाई constitution को क्यों कहते हैं. Because the constitution is the highest law in the country and no other law are higher than it. Now what is organic law? Constitution को organic law क्यों कहा जाता है? First of all, what is organic law? Organic law का मतलब होता है ऐसा law which provide administrative structure, which provide administrative structure, ठीक है, which provide administrative structure. That means यहाँ पर आप फिगर देखिए. सो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर वर्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन और हॉरिजॉन्टल एडमिनिस्ट्रेशन दो तरह की हम लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आता है. वर्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर एंड हॉरिजॉन्टल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का मतलब है कि वी आर गोइंग टू दी वर्टिकल. दैट मीन्स सबसे ऊपर में क्या आता है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन. वी ऑल्सो कॉल दिस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. देन इट कम्स द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन इट कम्स द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जैसे पंचायती राज हो गए, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गए, दीज आर कंसिडर्ड अंडर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बेहतर होगा, है ना. सो इफ़ वी से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, so this vertical administration, this is called the vertical administrative structure. ठीक है. टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में भी वी कैन सी दैट देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में वी हैव द एग्जीक्यूटिव, वी हैव द लेजिस्लेचर एंड वी हैव द जुडिशरी, है ना. सो in the central legislature we can clearly see that central administration, we can clearly see, one second, so in the central legislature we can clearly see central administration that there are 3 forms of government and the same thing is in the state level. So state level में भी हमें देखने को मिलता है एक executive, एक legislature और judiciary. लोकल लेवल पे भी वी कैन सी दी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. अभी मैं एग्जांपल देता हूँ.
Legislature, first of all, talking about the executive. So executive means, what are executive? Executive comprises of the prime minister and council of ministers. Prime minister and council of ministers consider comes under the executive under the central administration. अच्छा, central administration में कितने subjects हैं? 98, remember, ठीक है, 98 subjects are there. So in central administration we have the executive, legislature, judiciary. In executive we have prime minister and council of ministers. All these people, prime minister along with council of ministers, they are responsible for execution of the policies. Talking about the legislature, so legislature, the best example in the center is parliament. Parliament is the legislature in the central administration, and judiciary may we have the Supreme Court. Talking about the state level or state administration, in executive we again have the CM and council of ministers. In legislature we have the state legislative assemblies, and in judiciary we have the high court and lower courts. High court and lower courts comes under the state administration. अच्छा, कितने subjects हैं? We have 61 subjects in the state administration. And local administration comprises of two things. First of all, the panchayats, and second thing is municipalities. तो पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं? टोटल 929, एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ हैव 18 सब्जेक्ट्स. तो ये सब कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, बिकॉज ऑफ पूछ लिया जाता है कभी कभी, जो है ये पूछ ले जाते हैं. सो इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यू मस्ट हैव सीन दी, आपने मेयर देखा होगा, सिटी का मेयर होता है ना, मेयर, डिप्टी मेयर, दीज पीपल कम्स अंडर द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, मेयर और डिप्टी मेयर, दीज पीपल कम्स अंडर द एग्जीक्यूटिव, है ना. लेजिस्लेचर की हम लोग बात करें तो लेजिस्लेचर में वी कैन सी द पीपल, द इलेक्टेड पंचायत्स, जो चुन कर आते हैं, पंचायत जब चुनाव होता है तो इलेक्टेड पंचायत्स, दीज इलेक्टेड पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज बोथ, दीज कम्स अंडर द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. एंड जुडिशरी में वी हैव इन द पंचायत्स वी हैव द ग्राम न्यायालय. ग्राम न्यायालय आपने सुना होगा ये वर्ड, ग्राम न्यायालय. So Gram Nyalay is one of the best example of the judiciary under the local administration. So why constitution is called the organic law? Because this provides an administrative structure. ये constitution एक administrative structure provide करता है, and for running the country smoothly we need these administrative structures. ये administrative structure होना ज़रूरी है, compulsory है. So that's why constitution is called an organic law. Understood? इसके अलावा और क्या फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. सेकंड थिंग, वी हैव सीन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड. इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस दिए गए हैं ऑफ द पीपल, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. व्हाट आर द आइडियल्स, or we can say what are the ideals, what are the aspirations of the people? First of all, so aspirations of the people, when you read preamble, then you will find the aspirations of the people, that is the justice, liberty, equality and fraternity. Justice, liberty, equality and fraternity are the aspirations of the people of India. And the justice, political, social, economic justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and fraternity, that is sense of brotherhood या sense of oneness we call, बंधुत्व जिसे हिंदी में कहते हैं, we say sense of oneness. So I'm not writing all this because ये सब जो है preamble के language में लिखा हुआ है. ठीक है. So aspirations of the people and ideals, these ideals through which these aspirations will be achieved are 5. वो भी मेंशन है कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन में. तो कौन से आइडियल्स से ये सारे के सारे एस्पिरेशंस को अचीव किया जाएगा? सोशलिस्ट, first of all sovereign, secular, socialist, democratic and republic. So it means that these are the ideals through which these aspirations will be achieved. समझ में आया? So that's why constitution enjoys special legal sanctity above all the laws.
जितने भी लॉज एक्सेप्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के जितने भी लॉज हैं, दे ऑल merely, or we can say they all enjoys, यहाँ एक वर्ड जोड़ना बेहतर होगा, they all enjoys mere legal sanctity. mere legal sanctity का मतलब है कि उनको चेंज किया जा सकता है कभी भी, ठीक है. The reason for this special legal sanctity is, ये क्यों है ऐसा? सबसे बड़ी बात है कि mere legal sanctity, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़कर बाकी सारी लॉज को mere legal sanctity क्यों मिला हुआ है? सिर्फ why constitution is getting special legal sanctity, स्पेशल लीगल सैंक्टिटी कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मिला हुआ है? तो इसका जवाब आपको प्रीएम्बल में मिलेगा. इसका जवाब भी आपको कहाँ मिलेगा? प्रीएम्बल में, कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग दी स्पेशल लीगल सैंक्टिटी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम whom? फ्रॉम द people of India, from the people of India. None other than the constitution, any law in the country derives its power and authority from the people of India. So that's why constitution enjoys special legal sanctity above all the laws. समझ में आया? And at last we can say that simply that constitution also established the legal relationship between whom? Legal relationship between government and people. सरकार और लोगों के बीच का लीगल रिलेशनशिप बनाने का, एस्टैब्लिश करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन का है. और इस रिलेशनशिप को एक नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड दी सिटीजनशिप. समझ में आया? नाउ अब चीज़ें जो है वो खुल रही हैं धीरे धीरे. समझ में आया? सो दिस इज दी बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कुछ मियर फैक्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, पढ़ते हैं एंड दे जस्ट इग्नोर इट. वो बिना क्वेश्चन किए दे जस्ट इग्नोर इट, कि वाई इट इज कॉल्ड सुप्रीम लॉ, वाई इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक लॉ, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉयज स्पेशल लीगल सैंक्टिटी. पहली बात तो स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का मतलब ही लोगों को पता नहीं होता है ना. सो और पता भी होता है, सो वाई रीज़न क्या है वो नहीं पता होता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ इट ऑल्सो इस्टेब्लिश ए लीगल रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल. और इसी को तो हम लोग सिटीजनशिप कहते हैं, जो कि सिटीजनशिप चैप्टर में आपको समझ में आएगा. समझ में आया ये सारी चीज़ें? सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस टुडे. सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. पूरा का पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा. और इसी तरह की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज फैक्चुअल डेटा के साथ साथ अगर आपको प्रिपरेशन करना है, सो वी हैव स्टार्टेड ए न्यू बैच फॉर प्रीलिम्स 2026. तो जो भी बच्चे हार्डली 3.5 मंथ्स आर लेफ्ट, जो भी बच्चे प्रीलिम्स 2026 जो कि 24 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, ऑल्दो नोटिफिकेशन डिले है बट एग्ज़ाम डेट में मेरे ख्याल से डिले नहीं होगा. एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एट दैट डेट. ठीक है. सो 3 to 3.5 मंथ्स आप मान के चलो कि उतना ही समय बचा है. और अगर अपने प्रिपरेशन को, जो बच्चे स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, उनको एक शार्प एज देना है अपनी प्रिपरेशन को, लास्ट मोमेंट पे एक अच्छे तरीके से उसे कंप्लीट करना है. सो फॉर देम दिस इज़ द बैच प्रीलिम्स 2026. ये बैच में वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन वेरी डिटेल मैनर. कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा. जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, उन टॉपिक्स को ज़्यादा कवरेज दिया जाएगा और करंट अफेयर्स बेस्ड पढ़ाई होगी. करंट अफेयर्स विल बी कवर्ड इन दिस बैच ऑनली. करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग स्टैटिक पोर्शन को लिंक करके चलेंगे. सारे के सारे सिलेबस का स्ट्रक्चर्ड कवरेज और होलिस्टिक कवरेज मिलेगा. और पीडीएफ बेस्ड लर्निंग आपको मिलेगी. पीडीएफ जो भी सेशन कंप्लीट होता है, जैसे ये पीडीएफ, इस पीडीएफ को मैं आपको, ये तो पीपीटी है, इस पीपीटी को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा. उसी तरीके से ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो पीडीएफ बेस्ड, पीपीटी बेस्ड लेक्चर्स होंगे, जिनके आपको जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे. रिकॉर्डेड लेक्चर्स कभी भी आप देख सकते हैं. और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स की खास बात ये है कि आपने एक बार अगर ये बैच ले लिया, उसके बाद ये सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे. सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर दिस प्रीलिम्स 2026 तो 2027 का जो प्रीलिम्स है उसके लिए भी आप इस बैच का इस्तेमाल कर सकते हैं.
अगर 2027 के प्रीलिम्स के पहले भी अगर कोई स्टेट पीसीएस अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये बैच बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है. सो दिस बैच इज़ नॉट ओनली फॉर द प्रीलिम्स 2026, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कवर कर के देगा. ठीक है, मेंटरशिप के लिए ऑब्वियसली आई एम देयर एंड हमारी जो टीम है उस आपके साथ जुड़ी रहेगी. एंड सेक्शनल एज वेल एज फुल फ्लेजेड टेस्ट आपकी करवाए जाएंगे ताकि रेगुलर इवैल्यूएशन होता रहे. जो भी टॉपिक्स वीक में कंप्लीट होंगे उस वीक के एंड में यू विल बी हैविंग दी टेस्ट. और मई के मंथ में वी विल बी हैविंग दी फुल फ्लेजेड टेस्ट. तो मई में जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा फुल फ्लेजेड टेस्ट. तो जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग अप्रैल तक कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं. सो दैट्स वाई 3 to 3.5 मंथ्स इज़ क्वाइट इनफ. ठीक है, तो प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए मेन एस्पेक्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज फैक्ट्स, जो टॉपिक्स रेलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं. जैसे जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जिनको जानकारी नहीं होती है इस चीज़ की, वो क्या करते हैं, दे जस्ट उनको जो है एक दिन रैंडमली वो बुक उठाएंगे एंड दे थिंक दैट वी विल रिवाइज दिस बुक फ्रॉम A to Z. तो वो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. सपोज पॉलिटी की बुक उठा ली उन्होंने एंड दे स्टार्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टिल दे विल रीच दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 तक वो जो है वो पढ़ना शुरू कर देंगे. दिस इज़ नॉट द वे. दिस इज़ नॉट द वे. आई ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस में मैंने बता कर रखा है. मैंने लाइव क्लास में और एज वेल एज डेमो बैच में भी तो मैंने बता कर रखा ही है. पेड क्लासेस में मैंने कहा है 60-40 रेशियोस रहता है हमेशा. 60-40 रेशियो का मतलब है कुछ टॉपिक्स से 60% सवाल आते हैं और मेजॉरिटी टॉपिक्स से 40% सवाल आते हैं. आपको 60% वाले टॉपिक्स को पकड़ना है. 40% वाले टॉपिक्स को जो है वो पहले नहीं पकड़ना है. इनको भी करना है लेकिन टारगेट पहले होना चाहिए ये 60% कवरेज. ठीक है, बहुत जगह पे 80-20 रेशियो मिलता है, आई नो, बट 80-20 रेशियो मेरे ख्याल से सस्टेनेबल नहीं है यूपीएससी के लिए. 60-40 रेशियो इज़ क्वाइट इनफ, इज़ क्वाइट गुड. तो 60-40 रेशियो में आपको देखने को मिलेगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं. फंडामेंटल राइट से एक सवाल हर साल आता है, पार्लियामेंट से एक सवाल हर साल आता है, एग्जीक्यूटिव से एक सवाल हर साल आता है. सो वाई नॉट टू कवर दोज टॉपिक्स फर्स्ट, वाई नॉट टू कवर इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन दोज टॉपिक्स. इन पंचायती राज से क्वेश्चन जो है वो लगातार आते हैं, उसके उस पर टाइम इन्वेस्ट ना करके अगर हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में टाइम इन्वेस्ट करें, इलेक्शंस वाले चैप्टर में टाइम इन्वेस्ट करें, सो दैट इज़ नॉट गुड. तो यही चीज़ जो है बच्चे लैक करते हैं और बैच जो है वो इसी में काम आता है. ठीक है, तो बैच डिटेल्स, प्राइस इसकी बहुत मिनिमल है 4,999. इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे, लेक्चर्स भी मिलेंगे, एज वेल एज PDFs, PPTs, सब कुछ जो है इसमें मिलेगा. एंड दिस इज़ एक्सेसिबल फॉर लाइफ टाइम. जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक के लिए ये एक्सेसिबल रहेगा. 11 फरवरी 2026 से बैच शुरू होने वाला है. और कोई भी बैच के एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर आपको चाहिए सो यू कैन DM मी इन दिस नंबर. ठीक है, तो 11 फरवरी 2026 के बाद जो है वो हम लोग ये एडमिशन्स क्लोज कर देंगे क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड के लिए बैच है. सो वी विल बी क्लोजिंग दिस बैच आफ्टर 11 फरवरी 2026. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. हैव ए नाइस डे.